हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की भौतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर दिया है जिसका नाम है प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश, उसके बाद क्या, प्रकाश का परिवर्तन, उसके बाद परावर्तन के नियम, उसके बाद पढ़ने समतल दर्पण, उसके बाद पढ़ने उत्तल दर्पण, उसके बाद पढ़ने अवतल दर्पण, उसके बाद पढ़ने प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद पढ़ने दर्पण सूत्र, उसके बाद आवर्धन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता। ठीक, इतना चीज हम लोग को इसी चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है उससे पहले हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब खेल है प्रकाश का। अगर प्रकाश रहेगा तभी जाके परावर्तन की भी क्रिया होगी और अपवर्तन की भी। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये ना ही तो परावर्तन होगा ना ही अपवर्तन होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये परावर्तन में हम लोग को इतना चीज़ पढ़ना पड़ता है और अपवर्तन में इतना चीज़ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश के बारे में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हम लोग को प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यह एक भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम लोग प्रकाश का डेफिनेशन जान चुके हैं कि हाँ, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ देता है कि तरंग, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, साथ ही साथ क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ देता है प्रकाश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि हाँ प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन में होगा, नहीं तो ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, सो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, तो बोल रहे प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में होगा इसका चाल कितना, 3 × 10⁸, 3 × 10 के पावर क्या होगा, 8 होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इसको हम लोग मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तो ये कितना हो जाता है, तो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीटर में कितना होता है और किलोमीटर में कितना होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए प्रकाश की चाल, हाँ ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है, उसके बाद होता है गैस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है ठोस में। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले हम लोग जाना पड़ेगा प्रकाश का प्रवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बोले कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उसी माध्यम में तो इस घटना को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए ये हमारा एक तल हो गया। ठीक है, इसे मान लेते हैं एक तल है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है
इस पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इधर ये तिरछी मुड़ जाएगी, ठीक है। ये पारदर्शी नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, तो प्रकाश टकराने के बाद ये लौट जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। ये अपने मन से डाल रहे हैं हम अभिलंब, ठीक है। एक बात आप लोग याद रखिए कि प्रकाश किरण जितने डिग्री से आती है उतने ही डिग्री से जाती है, ठीक है। यानी कि ये आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए, इसका नाम है आपतित किरण, इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण, ठीक है। नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये है आपतित किरण, ये है प्रवर्तित किरण, ये है अभिलंब, ठीक है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको आपतन कोण बोलेंगे। आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। आइए देखिए, अभिलंब और प्रवर्तन किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और ये हुआ आपका अभिलंब, ठीक है। ये रहा आपतन कोण, ये रहा प्रवर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए ये तो हम लोग पढ़ ली कि हाँ ये प्रकाश किरण आई और यहाँ से जाई, ठीक है। तो प्रकाश किरण जितने डिग्री का कोण बना के इधर से आती है उतने ही डिग्री के कोण से इधर से वापस होती है, ठीक है। यानी कि ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो, और अभिलंब अपरिवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान पे रखिएगा। हालांकि ये नियम में भी दिया हुआ है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। तो परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो पहला नियम बोला है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण बोले तो कोण आई, ठीक है। कोण आई बराबर क्या होता है, तो कोण आर हो जाता है, ठीक है। कोण आई बराबर क्या होता है, तो कोण आर हो जाता है। पहला नियम हम लोग को यही याद करना है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम बोल रहे हैं कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये रहा आपतित किरण, ये रहा प्रवर्तित किरण, ये रहा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है कि नहीं, देखिए इस तल पे है। तो दूसरा नियम में है, ठीक है। तो हालांकि हम लोग क्या यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देंगे तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं। देखिए ये बोले समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। ये बोल रहा है कि दर्पण को, यहाँ 0 लिखा है ना, 0 कोण मत लिखो, थीटा लिख दो, क्योंकि मोबाइल में थीटा नहीं लिखाएगा। हम तो लिखे नहीं लिखा रहा था थीटा, ठीक है। क्या बोले कि दर्पण को जब थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना 2 थीटा कोण से घूमेगी। देखिए अब देखिए क्या होता है। ये एक दर्पण है, कैसा है, तो समतल है। दर्पण कैसा है, समतल है। प्रकाश किरण किधर से आएगी, तो इस साइड से आएगी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर। दर्पण से इसकी दूरी कितनी है, तो 10 मीटर है। तो प्रतिबिंब इसका दर्पण से कितने दूर पीछे बनेगा, 10 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस दर्पण को थीटा कोण से झुका दे, ऐसे झुका दे, इस टाइप से झुका दे, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कितना 2 थीटा कोण से झुक जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दर्पण को हम लोग 10 डिग्री से घुमा देंगे तो प्रतिबिंब कितना, तो 20 डिग्री घूम जाएगा, 20 डिग्री झुक जाएगा, ठीक है। अब बोले ये वस्तु की चाल अगर भी होगा तो प्रतिबिंब की चाल तो भी होगा। अगर वस्तु कोई जा रही है इधर से 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो इधर से कितना, ये 4 मीटर हो जाएगा इसका चाल प्रतिबिंब का, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आगे देखिए बोल रहा है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु जब 10 मीटर पर था, ये व्यक्ति 10 मीटर पर था ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 10 मीटर पे ही बन रहा था पीछे, ठीक है। तो वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। ये किस लिए होता है, समतल दर्पण के लिए होता है, ठीक है। आगे बोला है कि अगर समतल दर्पण में हमें पूरा शरीर देखना होगा, ठीक है, तो कम से कम हाफ लंबाई का क्या चाहिए हमको, मिरर चाहिए, तभी हम लोग अपना शरीर को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। बोल दे कि कोई व्यक्ति है जो 5 फुट का है, ठीक है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम लंबाई के, न्यूनतम लंबाई के दर्पण होंगे, तो कौन होंगे, जिसमें वो अपना पूरा शरीर देख सकता है। तो इसकी लंबाई के जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी 2.5 फुट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बोले कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है, तो सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, आभासी की हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह जाके हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आभासी क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे फिर देख लेते हैं। देखिए इसके आगे बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण हम लोग समतल दर्पण पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण का डिफिनेशन बता रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो दर्पण दिया है, ठीक है, ये दर्पण दिया है ना, चलिए ये आपका दर्पण हो गया। इससे ये पीछे वाला भाग क्या है, पेंट किया गया है, ठीक है। ये हमारा प्रवर्तक पृष्ठ है, इस साइड वाला ये क्या है, प्रवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो बाहर की ओर देखने वाला हिस्सा किधर है, ये वाला है, इधर इस साइड वाला, ठीक है। तो प्रवर्तक साइड इस साइड है, यानी कि किरण जब इधर से आएगी, जब भी हम लोग किरण को लाते हैं तो किस साइड से लाते हैं, तो बाएं तरफ से लाते हैं। जब भी आएगी किरण किस, इस साइड से ही आएगी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन आप लोग समझ गए। फिर देखिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। अपसारी क्यों इसको बोलते हैं, सो अगले स्लाइड में आप लोग बताएंगे इसको अपसारी क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रीट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट यानी कि गलियों में, ठीक है। जब भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, गली जो हम लोग का मोहल्ला होता है जिसमें रेड लाइट, ये बड़ा वाला लाइट जलाते हैं ना, ये वाला बड़ा वाला लाइट, ठीक है। तो इसमें कौन सा दर्पण लगाता है, तो इसमें लगा होता है हमला उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। साइड मिरर जब गाड़ी वाले में देखे होंगे आप लोग, पीछे के जब दृश्य गाड़ी को देखना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है। उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस बोलते हैं, इसे गलियों में इस्तेमाल किया जाता है, साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसका प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, ये बोले कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए बोला है ये अवतल दर्पण का डिफिनेशन ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ ये है, इस साइड वाला ये है। तो ये क्या है कि अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, डिफिनेशन से ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर धंसा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। आप लोग चित्र याद रखिएगा, ठीक है। इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी अपसारी दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है, प्रज्वलक में इस्तेमाल होता है, टॉर्च में होता है, हेडलाइट में होता है, सैलून में होता है, डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो बड़ा बनता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात ये है टॉर्च वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग टॉर्च में कंफ्यूज होते हैं आखिर टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा होता है। यहाँ तो हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, ये हमारा टॉर्च होता है। टॉर्च ऐसे होता है ना बबुआ, ऐसे ही ना टॉर्च होता है। चलिए ये हमारा टॉर्च हो गया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कांच होता है, ठीक है। दर्पण कहाँ होता है ये चीज़ बताइए। देखिए ये जो ये लाइन दिख रहा है ना, इसी में दर्पण होता है, ठीक है। न कि ये वाला आगे वाला साइड होता है। आगे वाला साइड क्या होता है, सिर्फ कांच होता है या फाइबर रहेगा, ठीक है। दर्पण ये वाला होता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण के समान है कि नहीं, ये देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो फ्रेंड्स फिर इसके आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 गो चित्र दिया है, ठीक है। ये रहा उत्तल दर्पण का चित्र और ये अवतल दर्पण का चित्र, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, जैसे बोले ध्रुव, ध्रुव किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बिंदु P है और यहाँ पर भी बिंदु P है, दिख रहा है ना आप लोगों को, P बिंदु यहाँ पे P बिंदु दिख रहा है ना। तो देखिए बोले कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण के ध्रुव कहते हैं।
ध्रुव को प्राय P से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले के भाग है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो दर्पण देख रहे हैं, उत्तर दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है, तो ये गोला का भाग है, ये गोला हो जाता है। ठीक है, गोला, मान लीजिए गोला में से हम लोग इतना भाग को मिटा दिए। अरे गोला जब हम लोग बनाएंगे तो केंद्र मानेंगे ना, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा ना, बीच में एक बिंदु होगा, जो मान लीजिए ये बिंदु दिला गया, ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मिटा दिए। तो मिटाने के बाद देखिए ये उत्तल दर्पण जैसा दिख रहा है ना, तो उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए यहाँ से जो बिंदु रहेगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो केंद्र बोलेंगे। इसे C से निरूपित करते हैं। ठीक है, और फिर इसे देखिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी होता है ना, दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जो आगे बोल रहा है, बोले कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और इसे R से निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये वक्रता केंद्र और ये जो त्रिज्या है वो समझ गए होंगे, ध्रुव समझ गए हैं। फिर इसके आगे एक चीज आता है, और देखिए फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे F दिया है ना, यहाँ पे F बिंदु पे आके मिल रहा है सब किरण। देखिए इसमें F बिंदु पे, यहाँ पर भी F बिंदु पे ये पीछे लाकर हम लोग मिलाए, इसको भी F मिला है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फोकस दूरी क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है F बराबर R/2। R/2 माने, कहने का मतलब ये है कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोल देते हैं। इसकी जस्ट आधी दूरी हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का उठाता है। ठीक है, F और R में संबंध क्या है। ठीक है, तो F बराबर दे देगा 2R 3R, R/3, तो R/2 पे हम लोग सही मारेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, F बराबर इनका फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, फिर इसके आगे देख लेते हैं। देखिए इसके आगे बोले कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये अवतल दर्पण का चित्र दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से जब किरण आ रही है, यहाँ से दिख रहे हैं ना, ये सब किरण आ रही है, यहाँ से A भी एक वस्तु है। ठीक है, जो किस दूरी पे है, तो अनंत दूरी पे है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये फोकस पे बन रहा है ना, जहाँ पे आके सारी किरणें एक दूसरे को काट रही है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो A बिंदु पे बन रहा है। तो देखिए इसमें पहले बोला है, पहले नंबर में कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज के बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसे आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब वस्तु केंद्र पर हो तो F और केंद्र के बीच में बनता है, C के बीच में बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर आता है जब C पर हो तो क्या होता है, C पर, तो C पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर C और F के बीच होगा तो C पर बनेगा प्रतिबिंब, वर्धित होता है, बड़ा, यानी कि बड़ा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर जब F पे रखेंगे वस्तु को तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब P और F के बीच रखेंगे वस्तु को तो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस स्थिति में उल्टा रहेगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, आभासी जब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछ देता है। फिर इसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोला है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति। ये उत्तल दर्पण का ये जो फिगर दिख रहा है, ये आप लोगों को ये उत्तल दर्पण का फिगर है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है जब वस्तु अनंत पे हो, जैसे ये भी वस्तु यहाँ पे अनंत पे है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये पीछे बन रहा है ना, ए बिंदु पे बन रहा है। ये बोले कि फोकस पर दर्पण के पीछे। ठीक है, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और इसके बोल रहे हैं कि ये कैसा होता है, तो आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है,
आभासी जब भी होता है तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे जब आभासी बन रहा था सीधा हो रहा था ना, इसमें भी देखिए आभासी है सीधा है, फिर इसमें भी आभासी सीधा है। जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे छोटा बनेगा, ठीक है। बड़ा सिर्फ अवतल दर्पण से ही प्रतिबिंब बनता है, इससे क्या होता है, दोनों स्थिति में कैसे छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे देख लेते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स दर्पण सूत्र हो जाता है हमारा 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है। देखिए तो f को हम लोग क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, और किधर है v को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। u को बोलते हैं बीम दूरी या वस्तु दूरी, ठीक है। उसके बाद v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, f को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। f तो बता दिए थे, u भी नहीं बताए थे। तो u हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी और v हो गया u हो गया वस्तु दूरी या बीम दूरी, ठीक है। अब v हो गया प्रतिबिंब दूरी। u और v से इतना बार याद रखिएगा कि u के बाद क्या आता है, u के बाद v आता है, ठीक है। अब बीम के बाद बीम अरे वस्तु रहेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि u के बाद v तो बीम के बाद प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो देखिए उत्तल दर्पण में जो ये सूत्र लगाए हैं ना हम लोग, ये वाला सूत्र, तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या चेंज करना है हमको। जब आर लिखेंगे, आर तो इसमें अगर आर दिया होगा तो आर तो पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण के लिए, और क्या होता है यू वस्तु दूरी क्या होगा, तो निगेटिव होगा, इसमें भी निगेटिव होगा। यू वस्तु दूरी जब भी रखते हैं हम लोग बाएं तरफ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा दर्पण हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दर्पण हो गया, ठीक है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। प्रकाश किरण किधर से आएगी, तो इस साइड से आएगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, वस्तु को किस साइड रखते हैं, इसी साइड में रखेंगे वस्तु को। ये हमारा क्या है, ये ध्रुव है, ठीक है। P यहाँ पर बिंदु रहेगा ना, यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसको संख्या रेखा से समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए हो गया जगह, हाँ ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया। ये बीच में क्या होता है, 0 होता है, इसके बाद 1 हो जाता है, इधर हो जाता है 2, इधर हो जाता है 3, इधर हो जाता है -1, इधर हो जाता है -2 और इधर हो जाता है -3 हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से होता है ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ध्रुव है, ठीक है, ये वाला ध्रुव। तो इस साइड में जो कुछ भी क्रिया होगी क्या होगी, तो निगेटिव होगी, ठीक है। इस साइड में जो भी होगी बाएं साइड में वो निगेटिव होगी, इस साइड में जितने भी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस चीज़ से समझ गए। तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो इस साइड में रखते हैं ना, तो इस साइड में रखते हैं तो क्या हुआ, निगेटिव है ना होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो यहाँ ए पे बन रहा था ना, इधर इस साइड में उत्तल दर्पण में, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फिर प्रतिबिंब दूरी ए पे बनता है, एफ बिंदु पे, एफ इधर के इधर रहता है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। समझ गए ना आप लोग। चलिए फिर इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है। तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ से किरण जब टकराती है तो इधर आती है, फिर यहाँ से टकराती है इधर आती है, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। यहीं पे ये एफ बिंदु हो जाता है, ठीक है, एफ हो जाता है। वस्तु दूरी यू हो जाता है यहाँ पे, अब प्रतिबिंब दूरी यहीं पे बन जाता है, ये हो गया भी। तो इसमें यू भी क्या होगा, निगेटिव, भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव और आर भी निगेटिव, क्योंकि आर त्रिज्या यहीं पे रहता है। अरे गोला बनेगा तो ऐसे ही ना गोला बनेगा, तो यहीं पे हो जाएगा। तो ये सब चारों के चारों क्या हो जाते हैं, इसमें निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप लोग एक बार अगर अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे कर लीजिएगा, फिर से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहे हैं कि आवर्धन, जिसके बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ओके। बोले कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये सब कोई जानता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, यानी कितना गुना बड़ी है या छोटी है, ठीक है। इस चीज़ से हम लोग यही पता करते हैं, ठीक है, आवर्धन से। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। बीम बोले तो वस्तु, बीम को क्या बोलते हैं हम लोग, बीम, ठीक है। बीम हमारा यानी कि वस्तु हो जाता है, जो भी वस्तु हम लोग रखते हैं उसी को हम लोग बीम बोलते हैं, ओके। चलिए आवर्धन बीम दूरी यानी यू
अब प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है, यू भी से भी संबंधित है। कैसे है तो देखिए, तो एम बराबर क्या हो रहा था, एच डैश बटा एच हो रहा था, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी हो जाएगा, वो भी क्या चीज में तो निगेटिव होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। फिर देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या अभी पढ़ लिए, इसके बाद क्या क्या पढ़ना है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए, प्रवर्तन के नियम पढ़ लिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण सूत्र और आवर्धन, इतना चीज हम लोग अभी पढ़ लिए ना। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे क्या मिलता है हम लोग पढ़ने के लिए। प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इतना चीज़ पढ़ लिया ना हम लोग। तो अब इधर आगे पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि पहले वीडियो को पहले फटाफट लाइक कीजिए। ठीक है, और लाइक कर दिए, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब हो गया तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, तो प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जिसके बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस पथ से जा रही है तो थोड़ा सा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो पथ से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश किरण को अपने पथ से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र दिखा रहा है। ठीक है, ये चित्र में तो शायद साफ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण चली है, चलने के बाद इसको आना चाहिए था इस मार्ग से। देखिए यहाँ पे दिख रहा है डॉट डॉट करके, इस मार्ग से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हो गया वायु। ठीक है, और ये हो गया कांच, तो दोनों का क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया ना। अरे ये निर्वात हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो सघन माध्यम में क्या हो गया, तो ये प्रकाश किरण आ रही थी तो अपने पथ से क्या हुई कि इस साइड में चली गई। इस साइड बोले तो ये अभिलंब दिख रहा है ना, ये वाला ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और पूछ देता आप लोगों से। ठीक है, कि ये चीज बताइए आप लोग कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ रही है ना। फिर एक क्वेश्चन उठा देता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से इस माध्यम यानी कि विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। फिर इसके आगे देख लेते हैं। देखिए बोले कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो जैसे दर्पण के हम लोग प्रवर्तन के नियम पढ़े, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें देख रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाली गई अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। उसमें भी यही चीज पढ़ रहे थे प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक ही तल पे होंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए ये रहा आपतित किरण, ये रहा अपवर्तित किरण, ये रहा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे हैं, इस तल पे हैं। ठीक है, चलिए एक बोल रहा है कि आपतन कोण की जया, दूसरा नियम में आपतन कोण की जया, जया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन। साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वही साइन है। साइन का हिंदी क्या होता है, जया होता है। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम क्या बोल रहा है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप परिवर्तन का दूसरा नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया स्थिरांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ये बटा है। ठीक है, चलिए इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है तो साइन आई बटा साइन आर करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए बोले कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे n2 2 का निकालना है माध्यम 1 के सापेक्ष, तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बोले कि माध्यम 1 का प्रकाश में चाल
उसके बाद माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसके बाद इसका काट छाट कर देंगे, इसका अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। हालांकि इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ देता है कि निर्वात में चाल, ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ देता है। जैसे यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल रहे हैं कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वस्तु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है और उसका जब हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं तो क्या बोला जाता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। जैसे बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल c, अब माध्यम प्रकाश की चाल बटा v है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, क्योंकि यहीं से वजह उठाता है क्वेश्चन। फिर तब इसके आगे देख लेते हैं। आगे बोले गोलीय लेंस, ठीक है। गोलीय लेंस, तो गोलीय लेंस कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। पहले जानते हैं गोलीय लेंस क्या होता है। तो बोले कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है, ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक पृष्ठ या तो गोलीय हो, नहीं तो दोनों पृष्ठ गोलीय। देखो इसमें क्या है, दोनों पृष्ठ गोलीय है, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोलीय है, ठीक है। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। देखिए वहाँ पे अभिसारी दर्पण हम लोग पढ़ना था ना, तो क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह लाके रख देता है, एक जगह लाके मिला देता है ना, यहाँ पे एक बिंदु पे लाके मिला रहा है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को एक जगह लाके अभिसारित कर देता है, ठीक है। बोले कि वह लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे बोलते हैं उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, ठीक है। वह लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देखिए किनारे पे क्या है, पतला है ना, अब बीचों में देखिए यहाँ पे मोटा है ना, तो इसलिए क्या इसको बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि वह लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का 3 गो नाम हो गया, एक हो गया उत्तल लेंस, दूसरा हो गया अभिसारी लेंस और तीसरा द्विउत्तल लेंस, ठीक है। द्विउत्तल तो बहुत कम मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, लेकिन ये अभिसारी लेंस याद रखिए, क्योंकि यहाँ से उठा देता है क्वेश्चन कि निम्न में से अभिसारी लेंस कहते हैं, किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। एक और लेंस कौन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं, ठीक है। तो उस समय याद रहेगा तभी तो हम लोग मानेंगे कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो उस समय याद रहेगा तो धाए से मारेंगे, धाए से आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या करता है, छिताड़ देता है। देखो यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, एगो इधर चली गई, एगो इधर आ गई, एगो इधर आ गई, मिली एक जगह आके नहीं, यहाँ पे आके मिल रही थी ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस कहलाता है। देखिए किनारे में इसका क्या है, पतला है, अब बीचों में बीचों में पतला है, किनारे क्या है, इसका मोटा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे बोले कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस में अगर वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में दिया। तो देखिए वो बोले कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो F2 पर बनेगा, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी 2 हो जाता है। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे F2 हो गया और यहाँ पे F1 हो गया, ठीक है। तो फोकस दूरी इसमें कितने हो गए, तो 2 हो गए, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पे बनता है, ठीक है। जो वस्तु अनंत पे रहेगी तो F2 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अगर 2F के पार रहेगा
तो ये क्या होगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और छोटा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। 2F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, और समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन उठा दें। ठीक ना, चलिए तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। फिर वैसे आ जाता है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। जैसे बोल रहे कि वस्तु जब अनंत पर हो तो F1 पर बनता है, कैसा बनता है, तो अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, जब अनंत और लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच रहता है वस्तु तो कैसा बनेगा, तो F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच बनेगा। ठीक है, लेंस में याद रखिएगा फोकस दूरी दो होता है, वो आगे होता है वो पीछे होता है। ठीक है, इसमें भी अवतल दर्पण में भी, अवतल लेंस में भी और उत्तल लेंस में भी। ठीक है, उत्तल लेंस में जैसे बताया था वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहा है ना, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मिट गया। ठीक है, एक इस साइड में होता है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है F1 और F2 इस साइड में होगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे देख लेते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे। हाँ, तो बस किससे बनेगा, तो छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके आगे देख लेते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेंस सूत्र कितना होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको याद कैसे करेंगे ये चीज़ देखिए। ठीक है, अच्छा बताइए, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ठीक लगेगा कि 3 में से 4 घटाएंगे तो ठीक लगेगा। तो आप लोग का आंसर होगा कि ये ठीक लगेगा, क्योंकि 4 में से 3 हम लोग घटाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भी में से हम लोग यू को ही घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा गलती करवाता है, इसलिए ये कंसेप्ट बताएं कि बड़ा वाला में से ये छोटा वाला घटाते हैं। ठीक है, तो भी में से हम लोग क्या घटाएंगे, ई वाला को घटाएंगे। ठीक है, अब मिलेगा कितना, 1/f मिलेगा। वस्तु लेंस के देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, उसको देखते हैं। अब लोग को बता चुके हैं कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तो निगेटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब दोनों कैसे बनता है, ये पॉजिटिव इस साइड में बनता है, दर्पण के इस साइड में बनता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अवतल लेंस में क्या होगा, वस्तु दूरी भी निगेटिव है, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव, और फोकस दूरी भी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ तो आप लोग मतलब जैसे दर्पण में हम लोग पढ़े वैसे ही ये चीज़ लेंस में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में अंतर क्या होता है कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे आवर्धन। ठीक है, हम लोग दर्पण में भी आवर्धन पढ़े, यहाँ पर भी लेंस में भी आवर्धन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सेम डिफिनीशन है, इसे एम से सूचित किया जाता है, ये भी सेम है। आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h'/h। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। बोले कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है, जैसे वहाँ पर भी संबंधित था, यहाँ पर भी है संबंधित। तो आवर्धन m बराबर कितना होता है, h'/h बराबर b/u। ठीक है, वहाँ पे माइनस में था, ये यहाँ पे प्लस में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ याद ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो गलती करवा देगा। ठीक है, और इसके आगे एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है, तो क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो फिर इसके आगे देख लेते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे P से निरूपित करते हैं, P मतलब पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, यानी P से इसको निरूपित करेंगे। P बराबर कितना होता है, तो 1/f हो जाता है। डाइऑप्टर इसके ऐसे ही मात्रा क्या होता है, तो डाइऑप्टर, इसे D से निरूपित करते हैं। ठीक है, D कैपिटल D होता है। ठीक है,
लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है 1D, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, 1 मीटर इनवर्स। एक बात जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ये पावर से रिलेटेड, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो EF दिया होता है ना, तो EF को सबसे पहले हम लोग काम होता है कि EF को ये मीटर में दिया है कि नहीं दिया है। अगर मीटर में नहीं दिया होगा, उसकी जो लंबाई होती है, दूरी होता है, ठीक है, अगर मीटर में नहीं दिया होगा तो उससे पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद ही बनाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा तो नहीं बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तब जाके आंसर सही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे दिया है 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही क्लास समय समय पर पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स सब लोग पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें।